क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम सबसे मुश्किल टॉपिक है? ऐसा वही स्टूडेंट कहेंगे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जैसा कि आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट किन्हें कहते हैं, कौन इंक्लूड होते हैं, कौन नहीं इंक्लूड होते, इन्हीं टॉपिक्स को समझने वाले हैं ताकि हमें नेशनल इनकम में बिल्कुल भी डाउट ना रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का। होता क्या है कि जैसे ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी जो फिजिकल बाउंड्री है इंडिया की, उसी के अंदर की बात हो रही है, उसी को ही शायद हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, तीन बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखने की, और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री। आपके वाटर बॉडीज में चलने वाले शिप्स हो या फिर एयरक्राफ्ट्स हो, अगर उनका जो ओनर है या उनको ऑपरेट करने वाला कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, जैसा कि इंडिया का कोई रेजिडेंट है, तो वो किसी भी दो देशों के बीच में काम करते हो, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। रशिया और जापान के बीच में एयर इंडिया के कुछ प्लेन्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, जबकि वो हमारे फिजिकल बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके आसपास नहीं है, वो रशिया और जापान के बीच में अपना काम कर रहे हैं, तब भी वो किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, शिप्स और एयरक्राफ्ट अगर वो इंडियन के द्वारा ओन किया जा रहा है या ऑपरेट किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि फिशिंग वेसल्स हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ रही है। मान लीजिए कि फिशिंग बोट्स हैं जो इंडियन फिशरमैन ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल वाटर में, यानी कि इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम फिजिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्योंकि जिस भी फिशिंग बोट्स की हम बात कर रहे हैं, या ऑयल की, नेचुरल रिग्स हो, किसी भी तरीके के, तो वो ऑपरेट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, किसी इंडियन वर्कर के द्वारा, इसीलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो पहला पॉइंट हो गया, शिप्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ऑपरेट कर रहा है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाएगा। इसी तरीके से फिशिंग वेसल्स हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस रिग्स हो, अगर वो इंडियन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आपका हो जाएगा। थर्ड, आपको एक बात याद रखनी है कि चाहे वो एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो किसी भी कंट्री की, और वो बाहर के देश में हो, लोकेटेड अब्रोड, बाहर के देश में हो, तब भी वो हमारी ही मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इंडियन एम्बेसी रशिया में है, तब भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट मानी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो, कॉन्सुलेट का मतलब होता है जहां पे कंसोल रहते हैं, ठीक है। कंसोल इनको उन लोगों को कहते हैं जो, जैसे मान लीजिए इंडिया के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कुछ लोगों को अलग अलग देश में भेजती है कि वो इंडिया के लिए लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाए रख सकें, ठीक है। तो वो कंसुल्स होते हैं, और ऐसी बिल्डिंग्स जहां पे वो काम करते हैं उसको कॉन्सुलेट्स कहते हैं, ठीक है। और चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो, लेकिन वो किसी भी देश में है, अगर जहां की वो एम्बेसी है वो उसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इंडियन एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट मानी जाएगी। हम एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, पर उससे पहले दो चीजें ऐसी भी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। तीन चीजें हमने देखी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी, अब दो ऐसी बातें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगी, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो, अगर हमारी कंट्री की है, किसी दूसरी कंट्री में है लेकिन, तो भी वो हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाएगा।
ऐसे ही अगर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, फॉरेनर्स के कॉन्सुलेट्स, उनकी कोई बिल्डिंग, उनके कंसुल जहां पे भी रहते होंगे, वो इंडिया के अंदर है, तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जैसा कि एग्जांपल में बोला, जापानीज एम्बेसी इंडिया के अंदर है, लेकिन वो कहाँ का हिस्सा मानी जाएगी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी जापान की ही मानी जाएगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, आईएमएफ हो, इस तरीके के कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो वो आपके विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डज नॉट इंक्लूड। तो इंटरनेशनल बॉडीज होंगी तो भी वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिनने वाले हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज से हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में गिनी जाएंगी। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, एक्सरसाइज हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने देखा कि अगर ये शिप्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, इस तरीके की कोई भी चीज है, और आपका फिशिंग हो, 2-3 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, वो हमारे इंडियन के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अगर इस तरीके से कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है तो वो जहां पर है वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाएगा। देखिए, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एक इंडियन कंपनी है लेकिन वो लंदन में है, तो वो लंदन की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ना तो ये शिप्स है, ना ये आपका एयरक्राफ्ट है, ना किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स की बात हो रही। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब देखो मैंने क्या कहा, अगर उस तरीके के वर्ड नहीं लिखे हुए तो जहां पे है वहीं का ही पार्ट माना जाएगा। इंडिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का पार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यस लिख दिया आपका। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, अब देखो कोई कंपनी, पर हमने कंपनी की बात तो नहीं करी थी, तो वो जहां पर है वहीं की मानी जाएगी। तो इंडिया में है तो यस, वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का पार्ट होगी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, अब रिलायंस इंडस्ट्री है, ओन्ड बाय इंडियन है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में है, तो हमने भाई इसकी तो बात करी ही नहीं थी कि कोई कंपनी होगी और उसको हम गिनेंगे, तो वो जहां पर होगी वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ये नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अब बैंक्स की भी बात नहीं हुई थी, तो फिर जहां पर है वो वहीं का ही माना जाएगा। तो इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब देखो यहाँ पे आ गया एम्बेसी। मैंने क्या कहा था, अगर एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो जिसका है वहां का माना जाएगा। अब बेशक वो जापान में है, लेकिन वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो कहाँ का हम गिनेंगे, इंडियन एम्बेसी है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, तो इसमें भी आपका कोई एम्बेसी जैसा वर्ड नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो कहाँ पर है, ये चाइना में है, चाइना की ही ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, बेशक ये इंडिया में है लेकिन वर्ड क्या आ गया, एम्बेसी, तो जहां की एम्बेसी है तो ये रशिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिना जाएगा। लास्ट आपका आता है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अब टाटा की बिल्डिंग हो या किसी की भी हो, हमारा ना ही इसमें एम्बेसी आ रहा, ना एयरक्राफ्ट शिप्स नहीं है कुछ भी, तो जहां पर ये है अमेरिका में है तो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में गिने जाएंगे, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज को कराने का भी मेरा मोटिव यही था कि आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम नॉर्मल रेजिडेंट का केस पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ आई होंगी। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में डालिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका डाउट वहीं पर ही क्लियर कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।